ओंकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आज इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक हुई और उसमें 28 में से केवल 9 ही दल शामिल हुए। इस इंडिया अलायंस के इस हश्र की क्या वजह मानते हैं? इनफैक्ट मैं ये समझना चाहूँगी कि सोचा था क्या और क्या हो गया? नहीं, इन लोगों ने कुछ सोचा नहीं था, हुँ, बल्कि हुँ। हकीकत ये है कि केवल लोगों को भ्रमित रखने के लिए और एक ये मैसेज देने के लिए कि भई नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम 26 या 28 दल एकजुट हैं और जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते हैं, जो उनको हटाना चाहते हैं, जो एक नई सरकार लेकर के आना चाहते हैं, उसके लिए अब हम एक विकल्प के तौर पर इकट्ठा हो गए हैं। बस आप लाइन लगाइए और हमें वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए। बस ये सोच थी। इनका ना कोई और एजेंडा है, ना कोई इनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम है जिस पर कोई सहमति बनाई हो, ना कोई ब्लूप्रिंट है जो पब्लिक के सामने इन्होंने रखे हों कि ये अगर 2024 में सत्ता में आ भी जाते हैं तो नरेंद्र मोदी से बेहतर शासन ये किस तरीके से देंगे। जो उनकी सरकार योजनाएं चला रही है, सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम कर रही है, जो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज, रेलवे कॉरिडोर बना रही है, फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, हवाई अड्डों का जाल बिछा रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, तो उससे बेहतर और ये क्या करेंगे, ऐसा कोई रोड मैप इन्होंने जनता के सामने नहीं रखा है। और तो और ये 6-8 महीने से कवायद चल रही है। 4 मीटिंग्स इससे पहले भी कर चुके हैं, वर्चुअल मीटिंग से पहले, पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में। अभी तक इनका कोई संयोजक तय नहीं हुआ, अध्यक्ष तय नहीं हुआ, इनका लोगो ये तय नहीं हुआ और अभी तक कुछ नहीं कर पाए। सीट शेयरिंग के लिए इनकी बैठकों की कवायद भी अब शुरू हुई है। जब घटक दलों के ही कुछ नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि भाई ये राहुल गांधी जो तमाशा कर रहे हैं, पहले इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 5 महीने तक जो है हवाई वो पदयात्रा की, ताकि मीडिया सुर्खियों में यही बने रहें, कांग्रेस ही की चर्चा होती रहे, बाकी दलों की चर्चा ना हो। और अब ये मणिपुर से महाराष्ट्र तक की ये पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। मेरे विचार से आज से ही ये यात्रा इनकी शुरू हो रही है, 14 जनवरी से। जी। तो लोगों का कहना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये होनी चाहिए कि भाई आप अलग-अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल करें। कितनी सीटों पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो लड़ेंगे, उनकी दावेदारी कौन-कौन सी सीटों पर है, वजह क्या है, क्यों दावेदारी कर रहे हैं, कितनी सीटों पर उन राज्यों में कांग्रेस चाहती है कि वो फाइट करे और कांग्रेस भी अपने तर्क रखे कि किस आधार पर वो उतनी सीटों पर दावेदारी कर रही है। तो बजाय उसके ये लगे हुए हैं पूरी तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, और वही जो तौर तरीका एक कांग्रेस का होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जब ये मुंबई में बैठक हो रही थी 2 दिन के लिए, वहां पर ये सभी एकजुट हुए, इकट्ठा हुए थे। ममता बनर्जी भी पहुंची हुई थी, बाकी नेता भी पहुंचे हुए थे। और पहले दिन शाम को राहुल गांधी ने एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जी। उसमें इंडिया अलायंस का कोई और नेता दूसरा था नहीं, केवल जयराम रमेश और राहुल गांधी बैठे हुए थे। और वो कोई विदेशी अखबार में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से संबंधित कुछ तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट छाप दी गई थी गौतम अडानी को लेकर के। अब उसको लेकर के इन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उससे उस पर ममता बनर्जी ने गहरी नाराजगी जाहिर की कि जी। यहाँ 28 दल अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है कि अलग से राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हाईलाइट वो हो जाएं और बाकी जो नेता हैं वो क्या यहाँ घास छीलने के लिए आए हैं? तो ये जो इनके लक्षण हैं कांग्रेसियों के, जिसके बारे में अखिलेश यादव ने तो नहीं, पर उनके मीडिया सेल का जो ट्विटर हैंडल है उस पर
बयान जारी किया गया, बाकायदा कहा गया कि ये जो कांग्रेस की धोखेबाजियां हैं, ये जो चालाकियां हैं, इन्हीं के चलते ये गठबंधन और सीट शेयरिंग का मामला सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। और ममता बनर्जी ने तो कह ही दिया है कि 2 सीटें लेनी हो, एक मालदा दक्षिण की और एक बरहामपुर की, जहां से कांग्रेस जीती थी। 42 में से 2 ही सीटें जीती थी ये। वो 2 सीटें आपको लेनी हो तो आप लीजिए। बाकी तीसरी सीट जो है, हम आपको देने वाले नहीं हैं। वो वामपंथियों को भी कुछ देने को तैयार नहीं है। और जो इनकी वर्चुअल बैठक हुई थी शनिवार को, उसमें यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों की जो लीडरशिप है, जो इनके साथ जुड़ी थी किसी उम्मीद में, उसका अब मोहभंग हो चुका है। वो देख रहे हैं कि कांग्रेस ही एक्चुअल में वर्चस्व कायम करना चाहती है इंडिया अलायंस पर। किसी और नेता के लिए वो सम्मान भी देने को तैयार नहीं है। अब ये क्या तरीका है कि आपने अपनी एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी और बाकी सारे घटक दलों से आप कह रहे हैं कि बस फला तारीख को आप आइए, उस तारीख को आप आइए, उस तारीख को आप आइए। आज मीटिंग मुकुल वासनिक के यहाँ है, आज फला नेता के यहाँ है, आज ढिमकाने के यहाँ है। आप आइए और हमारे साथ बैठ करके सीट शेयरिंग पर बात करिए। इसका मतलब ये है कि ध्रुव कौन बन गया है इस पूरे इंडिया अलायंस का, और वो कांग्रेस अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रही है। तो ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, अलग-अलग राज्यों में जो क्षत्रप हैं, जो क्षेत्रीय दलों के कर्णधार हैं, जिनका अपना एक बेस है, वो कांग्रेस की क्यों सुनेंगे? और ये ऐसे चेहरे हैं, ये ऐसे दल हैं, जो कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़े हैं। यानी कांग्रेस खत्म हुई है उन राज्यों में और ये खड़े हुए हैं, इन्होंने बेस तैयार किया है। तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ इस इंडिया अलायंस के बारे में, जब तक कांग्रेस, जो उसके साथ क्षेत्रीय दल और उनके नेता जुड़े हैं, उनको सम्मान दे करके नहीं चलेगी, उनकी राय नहीं मानेगी, तब तक ये गठबंधन खड़ा भी नहीं हो सकता। चलने की तो बात छोड़ दीजिए और जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज की बैठक में सर जैसा कि आपने कहा कि कुछ घटक दल जो हैं नाराज़गी उनकी दिखाई दी। तो ममता दीदी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश का ना पहुँचना क्या कहता है? आई मीन इनके इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? सीधी सी बात ये है कि अखिलेश यादव ने इनके सामने कुछ सीटों का प्रस्ताव रखा था और वो ऐसी सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हम तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, ये कांग्रेस के गले में डाल दो। कांग्रेस भी इतने सालों से राजनीति कर रही है, इतने साल सत्ता में रही है, 6 दशक के आसपास सत्ता में रही है, तो उसको भी पता है कि अखिलेश क्या कर रहे हैं, क्या खेल कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ ऐसी सीटें चाहती है जहां मुस्लिम बाहुल्य है जो सीटें, और चूंकि चाहे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की सागर दीघी का उपचुनाव हो, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया था, चाहे तेलंगाना के रिजल्ट हों, जो वहां कांग्रेस की सरकार बन गई और बीआरएस हार गए, केसीआर सत्ता से बाहर हो गए, या फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में उसकी सरकार बनी हो। कर्नाटक में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके मतदाताओं का एक छत्र वोट कांग्रेस को पड़ा है। तेलंगाना में भी पड़ा है। पश्चिम बंगाल के, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की सरकार है, और ये टीएमसी की ही कैंडिडेट थी, विधायक थी, जिसकी वजह से वो सीट खाली हुई थी। उस उपचुनाव को भी मुसलमान वोटों की वजह से कांग्रेस के द्वारा जीतना, ये इंडिकेट करता है कि भाई कांग्रेस को 2024 में मुसलमानों के वोट मिलेंगे और एक छत्र मिलेंगे, एकजुट होकर के मिलेंगे। और जितने भी ये घटक दल हैं, चाहे ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार है, फारूक अब्दुल्ला हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब इसीलिए एक ये संदेश नहीं देना चाहते, खास तौर से जो मुस्लिम वोटर्स हैं, कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ कारस्तानी कर रहे हैं। वो यही संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस की कुछ महत्वाकांक्षाएं ज्यादा ही जाग गई हैं, जिसकी वजह से ये
गठबंधन और सीट शेयरिंग का मामला सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। तो कांग्रेस यूपी में चाहती थी कि ऐसी सीटों पर उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिले जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या डिसाइडिंग फैक्टर है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में क्लैश इसी को लेकर के है। और अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तरह कह रहे हैं कि भाई एक ही सीट तो जीते थे अब 2019 में, वो भी रायबरेली की। अमेठी में तो राहुल गांधी भी हार गए थे। जी, तो जी। आप लोगों की जो हैसियत है, औकात है, वो बस इतनी ही है। इसके अलावा आप बता दें कि कौन सी सीट है जहां आपने तीर मारे हों। तो हुँ, हुँ। हर जगह यही चल रहा है। उद्धव ठाकरे का जहां तक प्रश्न है, उद्धव ठाकरे के बड़बोले प्रवक्ता संजय राउत ने एक्चुअल में कुछ ज्यादा बयानबाजी कर रखी है। वो 23 सीटों पर दावा कर रहे हैं और उनकी जो गलतफहमी है वो अपनी जगह है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ते थे तो 23-23 सीटों पर ही दोनों चुनाव लड़ते थे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर लड़े थे और ये 23 सीटों पर लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से 23 सीटें जीती थी महाराष्ट्र की, और ये 23 सीटों पर लड़कर के 18 एमपी जिताने में कामयाब हुए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा था। तो अब चूंकि वो एनडीए के साथ तो है नहीं, बीजेपी के साथ तो है नहीं, तो अभी भी वो उसी एरा में और उसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो एमवीए है या इंडी अलायंस है, इसके जो घटक दल हैं वो भी उनके साथ उतना ही सम्मानजनक व्यवहार करेंगे जैसा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप करती थी। यहाँ ऐसा है नहीं। कांग्रेस ने खुद 25 सीटों का दावा ठोक दिया है कि हम 25 पर लड़ेंगे। उधर शरद पवार की पार्टी हालांकि टूट गई है, एनसीपी भी टूट गई है, शिवसेना भी टूट गई है, लेकिन दोनों को ही गलतफहमी है कि हम ही असली हैं। अब एक का तो साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी, चुनाव आयोग में भी और स्पीकर के यहाँ भी, कि जी। तुम असली नहीं हो, नकली शेर हो। अब शरद पवार का भी हो जाएगा 31 जनवरी को। स्पीकर इस पर भी फैसला देने वाले हैं। इसके बाद इनकी वैसे ही कलई खुल जाएगी कि तुम असली पार्टी नहीं हो। असली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी। एनसीपी के नेता जो हैं वो शरद पवार नहीं है, अजित पवार हैं। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे नहीं है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इसके बावजूद अगर ये लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हमें तो इतनी ही सीटें चाहिए, अब महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं। चुनाव आयोग कहां से इनके लिए 65 या 68 सीट लेकर के आए? इन 48 में ही इनको बांटना पड़ेगा ना तीनों को बैठ करके, कि भाई एग्ज़ैक्टली। इतनी इतनी पर लड़ लेते हैं। वो ये कर नहीं पा रहे हैं, तो गाल फूले हुए हैं, मुंह फुला करके बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे। अब इसमें शरद पवार भी क्या कर लेंगे और कांग्रेस भी क्या कर लेगी? तो मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, ये चुनाव और जनता का जो जनादेश आने वाला है, वो इनको आगे गाल फुलाने का मौका देगा भी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी मतलब एज़ ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मतलब गठबंधन में पेच कहाँ फँसा हुआ है? सीटों के बँटवारे मतलब ये कब करेंगे? इतनी देरी क्यों हो रही है? सीट का क्या फ़ॉर्मूला होगा? किस राज्य में किस तरीके का होगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसमें से कई सवाल और भी पैदा हो रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? नहीं, नहीं, सीट शेयरिंग हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीटें हैं, जी, अखिलेश यादव अगर मान लिया 60 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस अगर 40 सीटों पर लड़ना चाहती है, तो चुनाव आयोग कहां से 100 सीटें पैदा करेगा इनके लिए? तो इनको खुद ही तय करना पड़ेगा ना कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, और हम किन कितनी सीटों पर लड़ने की स्थिति में, जीतने की तो छोड़ दीजिए। जी। 2014 में भी, 2019 में भी समाजवादी पार्टी केवल 5-5 सीटें जीत पाई है। 5 से छठी सीट नहीं जीत पाई वो दोनों इलेक्शन में। कांग्रेस पार्टी 2014 में केवल 2 सीट जीती थी, रायबरेली और अमेठी। 2019 में केवल 1 सीट जीत पाई, और दावे कितने हैं कि जी हम तो इतनी सीटों पर लड़ेंगे।
तो एक बार लालू यादव ने कह दिया था ना कांग्रेस से कि हमें आपको ज्यादा सीटें देकर के सीटें खराब नहीं करनी है। तो वही हाल कांग्रेस का हर राज्य में है। मुझे एक बात बताइए, और जी, जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सोचें इस पॉइंट पर। ये राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो यात्रा की थी, क्यों की थी? किसको क्या मैसेज देना चाहते थे? क्या उनको कोई गलतफहमी है कि इससे वोटों का कोई बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हो जाएगा और रातों रात जो है पूरा काया पलट हो जाएगी, मतदाताओं का मन बदल जाएगा, नरेंद्र मोदी को वो बदल देंगे और उनको जो है अपना राजा चुन लेंगे? ऐसी कोई गलतफहमी ना राहुल गांधी को है, ना कांग्रेस को है, ना उनके रणनीतिकारों को है। राहुल गांधी की जो ये यात्रा थी, ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी से गद्दी छीनने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो गैर भाजपा क्षेत्रीय दल हैं और उनके जो नेता हैं, क्षत्रप हैं, जो अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस को चुनौती देते आए हैं और कांग्रेस की कीमत पर आगे बढ़ते आए हैं, ये यात्रा उनके लिए थी, उनको मैसेज देने के लिए थी कि देखो भाई ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में आप ठीक है, जीत रही हैं 3 बार से, मुख्यमंत्री हैं आप 3 बार से, लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, तो आप कितनी सीटें ले आएंगी, कितनी जीतेंगी? मैक्सिमम सीटें ममता बनर्जी की 34 थी। फिर 2019 में घट करके वो 22 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीत गई। इसी तरीके से डीएमके तमिलनाडु में 24 सीटों पर अटकी हुई है। आप जनता दल यू, नीतीश कुमार 16 सीटें, और वो भी कब आई थी? जब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। उद्धव ठाकरे, उनकी वो 23 सीटों पर लड़े, उनके 18 एमपी जीत करके आए थे। वो भी कब? जब नरेंद्र मोदी के साथ लड़ रहे थे। तो राहुल गांधी और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार जी, आप हैं केवल महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र से बाहर आपको कुत्ता नहीं पूछता। इसी तरीके से ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि आप हैं केवल बंगाल की लीडर, बंगाल के बाहर आपका कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश तक सीमित रखिए अपने आप को, आप प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब मत देखो। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ये एक मैसेज दे रही थी सारे दलों को कि देखिए 2024 में भी सबसे बड़े दल हम ही होंगे, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हमारा ही संगठन है। हर राज्य में हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। आप जरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करके दिखाओ कि कितने राज्यों में आपका संगठन है। अब मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक ये 14 राज्यों में यात्रा निकाल रहे हैं। ये भी अपने घटक दलों को ही मैसेज दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है इनकी यात्रा से, या नरेंद्र मोदी का कौन सा वोट कम हो रहा है? ये एक्चुअल में सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और आपस एग्ज़ैक्टली। में ही भिड़े हुए हैं। जी, अब मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जब ये टहलते हुए पहुंचेंगे, ममता बनर्जी माला लेकर के इनका स्वागत करेगी क्या? इनकी प्रशस्ति करेगी क्या कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार इन्होंने जो है चुनौती दे दी है नरेंद्र मोदी को? भाई नरेंद्र मोदी का जो वोट बैंक है वो कमिटेड है, वो तो उसमें इंक्रीज तो हो रहा है। 2014 में जितना था उसमें और 6% 2019 में बढ़ गया। इस बार सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बीजेपी का 3% तो और इंक्रीज होना तय है, उसमें और ज्यादा उछाल हो सकता है, वो 5% तक भी बढ़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहां से कहां पहुंचेंगी? तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती नहीं है इनकी यात्रा। अलग अलग राज्यों में जब ये पहुंचेंगे तो क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती है। और ये जो तनाव इस समय हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस के भीतर, ये जो 28 में से केवल 9 दल या 10 दल जो हैं वो वर्चुअली जुड़े हैं, वो तनाव की वजह से नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी जब उनके राज्यों से गुजरेंगे, और आज कहा भी है ना इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, जी, कि भाई इंडिया अलायंस के सभी घटक दल जो हैं हमारी यात्रा के साथ जुड़े। क्यों जुड़े भाई? क्या लेके खा रखा है तुम्हारा?
और ऐसे कौन से सुर खाब के पर लगे हैं तुम्हारे अंदर कि वो तुम्हारे लिए जो है मालाएं लेकर के वहां सरहद पे खड़े होंगे, जब राज्य में आप आएंगे तो मालाएं डाल करके आपका स्वागत करेंगे? क्यों करें वो ऐसा? तो ये तनाव की वजह यही है, और इसीलिए सीट शेयरिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो अखिलेश ने कहा और उसके बाद वो इनके मीडिया सेल ने वो जो मैसेज था वो हटा भी दिया, क्योंकि बाद में उनको एहसास हुआ होगा कि वो ज़्यादा जल्दी हमने रिएक्ट कर दिया। पर एक्चुअल में जो कुछ रिएक्ट किया गया था वो असलियत है। अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले कार्यकर्ताओं की बैठक में भी ये कहा था कि ये कांग्रेस बहुत चालाक है, ये बहुत बड़ी धोखेबाज है, अतीत में भी जो है हमारे साथ धोखा कर चुकी है, चालाकी कर चुकी है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और वही इनके मीडिया सेल ने कल कर दिया, क्योंकि कल के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के लिए मीटिंग रखी हुई थी कांग्रेस ने। इसके नेता दिल्ली पहुंचे, वहां जाकर के इनको पता लगा कि मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद फिर आपा खो बैठे अखिलेश यादव। और आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश यादव का बीच में बयान आया था, जब अधिसूचना जारी हुई, कि मध्य प्रदेश में तो हम और कांग्रेस मिलकर के लड़ेंगे, क्योंकि इनको ऊपर से मैसेज दिया गया था कि जितनी सीटें आप कह रहे हैं उतनी सीटें हम आपके लिए छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन 6 सीटों पर जिन पर दावेदारी की थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने, उन पर भी पहली ही सूची में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। और जब मीडिया वालों ने पूछा कमलनाथ से, गाड़ी में बैठ रहे थे वो, कि अखिलेश यादव तो कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। और उसके बाद फिर इनको चिरकुट नेता की संज्ञा अखिलेश यादव ने दी थी कमलनाथ को, कि जी। ऐसे चिरकुट नेताओं के बयानों पर हम क्या रिएक्ट करें। तो अंदर खाने सब एक दूसरे से खार खाए हुए हैं, जलते भुनते हैं, सीट शेयरिंग सिरे चढ़ भी नहीं सकती हैं। और जो बेसिक्स होते हैं किसी भी गठबंधन के, वो एक्चुअल में शुरू से ही इनके वो लक्षण दिखाई दिए नहीं है, वो पैरामीटर्स पर ये लोग खरे उतरे नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, राहुल की जो यात्रा है आज की, ये अपने सर्वाइवल के लिए है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी लगता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनके जो फिर बाद में नतीजे आते हैं, उनसे आज जो हालत है इंडिया अलायंस की, हालत तो इनकी कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसे हम कहें कि बड़े खूबसूरत हालत में ये थे, बैड शेप में ही थे ये सब लोग। तो एक तो इससे इनका जो एजेंडा था कि हमें मोदी को हटाना है, आई मीन मोदी को हटाने के लिए ये लोग सब इकट्ठा हुए ना, एक तो इनका वो एजेंडा इनके हाथ से निकल गया। दूसरा जो नतीजे 5 राज्यों के थे, वो उससे इन्हें काफ़ी दंड मिला है। तो ये अब आगे चल के किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि आप देखिए इनका जो गठबंधन है, इनमें आपस में कोई विश्वास नहीं है और इच्छाएँ सबकी बहुत हैं। पिछले 10 साल से देखिए सब लोग सत्ता से बाहर हैं। तो सत्ता में आने के लिए जो छटपटाहट है, उसी के लिए राहुल अब ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। किस तरीके से आप पूरा सीन देखते हैं इनका? देखिए, जहाँ तक 5 राज्यों के चुनाव का प्रश्न है और उनके नतीजों का प्रश्न है, तो 5 राज्यों में से जो 3 राज्य हैं हिंदी पट्टी के, जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला होता आया है। जी, और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अभी उतनी बड़ी ताकत नहीं है। जहाँ तक असेंबली चुनाव का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में ज़रूर उसने बेहतर किया था, पिछली बार 3 या 4 सीटें उसने जीत ली थी। और जो मुख्यमंत्री केसीआर हैं, उनकी बेटी के कविता को भी भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट ने हराया था लोकसभा चुनाव में। तेलंगाना में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती रही है, और इन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती रही है। राजस्थान की 25 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 25वीं सीट बेनीवाल ने जीती थी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, छिंदवाड़ा को छोड़ करके, जहाँ से कमलनाथ के बेटे जीते थे। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, और इस बार भी रिजल्ट कुछ अलग नहीं रहने वाला है। तो एक तो मैं
विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कोई साम्यता नहीं देखता हूँ। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होते हैं उनका किसी रूप में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर असर नहीं होता है। अगर होता तो 2018 में ये तीनों राज्य कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2019 में क्या रहा था? तीनों ही राज्यों की अधिकांश लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। यानी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस की सरकारें बनी थी तीनों राज्यों में। इसके बावजूद सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सदस्य जीते थे। बस एक सीट छिंदवाड़ा की और 2 सीट छत्तीसगढ़ की, वो कांग्रेस जीत पाई थी। तो इसलिए विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, उनका तो लोकसभा पर कोई खास असर होता नहीं है। जहां तक इंडिया अलायंस के दूसरे घटक दलों का सवाल है, उनकी ताकत वैसे ही क्षीण है। अब आप शरद पवार को ले लीजिए। शरद पवार की महाराष्ट्र में 48 में से केवल 4 सीटें आई थी। कांग्रेस 48 में से केवल 1 सीट चंद्रपुर वाली जीती थी। तो कहां है ये? धरती पर नहीं है, धरा पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। इनकी जमीनें खिसकी हुई हैं। लोगों का विश्वास इनसे डिगा हुआ है। लोकसभा चुनाव में केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अखिलेश यादव, मैंने पहले भी कहा कि 2014 में भी 5 सीटें, 2019 में भी 5 सीटें, 80 में से। तो कहीं जमीन पर नहीं है। इनकी जमीनें खिसक चुकी है, इनका आधार खत्म हो चुका है। मायावती को 2014 में एक भी सीट नहीं मिली थी। चलिए 2019 में फिर भी 10 सीटें मिल गई थी। 2013 सितंबर में जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया और उसके बाद एनडीए ने भी उसको एंडोर्स किया, उसमें सहमति दी, तो सबसे पहले एनडीए छोड़ करके भागने वालों में नीतीश बाबू थे। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार जब मैदान में उतरे तो जनता दल यू को बिहार में केवल 2 सीटें मिली थी, केवल 2 सीटें। ये इनकी हैसियत और औकात है। तो भारतीय जनता पार्टी के बिना अब एक मौका मिल रहा है उनको, उद्धव ठाकरे को जरा ला करके दिखाएं 18 सीटें इस बार, और जी। नीतीश कुमार भी जरा 16 सीटें ला करके दिखाएं। और अकाली जो इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, पंजाब में अकाली इसलिए सरवाइव कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शहर बेस पार्टी मानी जाती थी और अकालीज रूरल बेस जो है माने जाते थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता था और दोनों जब मिलते थे तो दोनों के मतदाता मिलकर के इनकी जीत तय करते थे। अब ये गठबंधन टूट गया है तो अकाली अब जरा सरवाइव करके दिखाएं वहां पे बिना भारतीय जनता पार्टी के। तो ये संकट मतलब केवल गैर भाजपा और जो क्षेत्रीय दल हैं उनका ही नहीं है, ये उन दलों के लिए भी अब संकट का प्रश्न है और सर्वाइवल का प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे अलग अलग कारणों से। जी। सर, आज केजरीवाल, खड़गे और राहुल की मुलाकात हुई है। ऑब्वियसली सीट शेयरिंग को लेकर के ही हुई होगी और दूसरे लोगों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा इसके ऊपर भी आप रोशनी डालिए कि इनकी जो एक अपनी तरफ से तो इन्होंने बहुत छुपा-छुपी करके ये मीटिंग की है, कैसा समझते हैं? नहीं देखिए, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर जी। कि आज ये नौबत आ गई है कांग्रेस की कि जिस आम आदमी पार्टी ने 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और जी। जब किसी ने रिप्लेस किया, यानी कांग्रेस को हरा करके जिसने सत्ता का वरण किया, वो अरविंद केजरीवाल थे। इसी तरीके से पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर चरणजीत चन्नी को ले आए ये। और वहां भी अगर कांग्रेस को किसी ने रिप्लेस किया तो वो अरविंद केजरीवाल ही थे। तो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर काल का ग्रास बनते जा रहे हैं, उन्हीं अरविंद केजरीवाल को मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ मीटिंग का न्योता दिया गया
या वो खुद मीटिंग करने के लिए गए, पर कितना मतलब ये एक ऐसा क्षण है, ऐसा समय है, इससे बुरा काम, इससे बुरी स्थिति तो किसी पार्टी की हो नहीं सकती कि जी, जो आपको हरा कर के सत्ता में आई हो, उसी के साथ बैठ कर के आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये अगेन वही बात है कि सर्वाइवल का प्रश्न है। जी, केजरीवाल को भी लग रहा है कि मैं अकेले नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी की आंधी से नहीं लड़ सकता, नहीं ठहर सकता उसके सामने। कांग्रेस को भी लग रहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि 2014 सातों सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2019 फिर सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। और 2019 के मैं आंकड़े देख रहा था अभी 4-5 दिन पहले, आम आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पर रही। दिल्ली में कहीं भी दूसरे नंबर पर नहीं थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। पंजाब में जहां तक प्रश्न है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो वहां पर लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी 13 में से। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी ये दलील दे रहे हैं कि भाई 2019 में तो चलिए आपने 8 सीटें जीत ली, पर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ फरवरी 2022 में, तो हमने 92 सीटें जीती 117 में से। और जो 8 लोकसभा सीटें आपने जीती थी, उसके तहत आने वाली जो विधानसभा सीटें हैं वो भी हमने जीत ली। तो अब हमारा दावा बनता है। मतलब तर्क वितर्क की जगह कुतर्क। जी, इसीलिए पेंच फंसा हुआ है। 2 मीटिंग हो चुकी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, कोई फैसला हो नहीं पाया। तो अल्टीमेटली फिर ये, चूंकि काफी समय से 6-8 महीने से केजरीवाल एक फिलर भेज रहे थे, एक जी, मैसेज भेज रहे थे कि जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मानता। शीर्ष नेतृत्व मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनमें से किसी के साथ मेरी मुलाकात हो जाए। कांग्रेस इनको भाव नहीं दे रही थी अभी तक, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि चुनाव तो सिर पर आ गए, और अब भी अगर हमारी मीटिंग नहीं हुई 1-2-1 और कुछ तय नहीं हुआ, तो उसके भी सिर पिटेंगे, हमारे भी पिटेंगे। तो किसी के हाथ में कुछ आएगा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी फिर जो है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जो है लोकसभा पहुंच जाएगी। तो इसलिए मरता क्या ना करता वाले अंदाज में अब इनकी मीटिंग हो रही है, और 1-1.5 घंटा मीटिंग चली है। उसका फॉलोआउट क्या है, उसका नतीजा क्या हुआ है, सहमति क्या हुई है, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये शो करती है कि दोनों ही सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ आने को भी तैयार हैं। जी, मतलब जी। इतनी गैरतमंद स्थिति है दोनों पार्टियों की कि अब दोनों साथ आने को तैयार हैं कि किसी तरीके से मोदी को रोको। आपने बिल्कुल सही कहा कि सारी जो फ़ाइट इस समय चल रही है, चाहे राहुल की यात्रा हो, चाहे और कई फैक्टर हों, लेकिन अभी सबसे बड़ी सर्वाइवल के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो उसके बाद तो फिर इनको सर्वाइवल के लिए कहीं से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तब क्या सीन बनेगा सर? देखिए, रामलला वाला जो मामला है ये राजनीतिक है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी मेरे विचार से एकाधिक बार इस बात को साफ कर भी चुकी है कि ये पूरी तरीके से जो लोगों की आस्थाएं हैं, जो उनकी उनकी पहचान के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारी रगों में बसे हुए हैं, रचे बसे हैं, उन भगवान राम का जिस तरीके से निरादर हुआ है दशकों से, सदियों से, ये तो अब कई बार मैं भावुक हो जाता हूँ जब राम जी, मंदिर की बात आती है, या जब भगवान राम लला की प्रतिमा की वहाँ स्थापना का प्रश्न आता है। कितनी लज्जाजनक बात है, कितनी शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए कि वो एक तिरपाल में, एक टाट पट्टी में, धूप में, गर्मी में, बरसात में अभिशप्त कर दिए गए थे,
और साल में एक बार उनके वस्त्र बदलने की अनुमति अदालत देती थी। आज आज उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। वो राजा राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो राजा राम जो अपनी माता कैकेयी के एक प्रश्न पर 12 साल के लिए वनवास निकल गए थे, वो राजा राम जो अपने पिता को दिए वचन को पालन करने के लिए राज तिलक भी त्यागने को तैयार हो गए थे, और वो राजा राम जो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, उनके साथ जो अतीत में किया गया है, ये अब उनका सम्मान लौटाने का क्षण है। इस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को राजनीति करने का अधिकार भी नहीं है। और ये जनता जो है देश की, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धानत है, वो किसी पार्टी को भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की अनुमति भी नहीं देगी। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पालमपुर के अधिवेशन में ये संकल्प लिया था कि हम अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और वो लगातार इस बात को कहती रही। 3 ही तो संकल्प लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। जी। एक, भगवान राम का मंदिर बनाना है, उनके जन्म स्थान पर बनाना है। दूसरा, 370 और 35A को हटाना है कश्मीर से। जी। और तीसरा, कॉमन सिविल कोड को लागू करना है। तो 2 जो संकल्प थे वो पूरे हो रहे हैं। एक ऑलरेडी हो चुका है 5 अगस्त 2019 को, जम्मू कश्मीर से 370-35 हट चुका है। अब भगवान राम के मंदिर की संकल्पना पूरी हो रही है। रामलला की प्रतिष्ठापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। केवल 10 दिन बचे हैं, बल्कि 9 दिन बचे हैं। और पूरा देश जिस तरीके से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा है, पलक पावड़े बिछा करके, ऐसे में ये सवाल उठाना कि भाई इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, दूसरों को कितना नुकसान होगा, मेरे विचार से ये प्रश्न ही गलत है। देश की जनता ये अच्छे तरीके से जानती है कि कौन रामलला के प्रति श्रद्धानत है, कौन रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में बाधक बनता रहा है। तो लोगों के लिए फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है, सबको पता है। और अभी भी कौन विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, कौन तरह तरह की बातें फैला रहा है, किस किस तरह की बातें हो रही हैं, ये सबको पता है। तो सबकी शिनाख्त हो चुकी है। एक्चुअल में ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का और राष्ट्र की जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। हमारे राष्ट्र की जो पहचान है वो बाबर से नहीं हो सकती है, भगवान राम से होती है और होती आई है। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। गांव में जब मैं जाता हूँ, बाहर मूढ़ा बिछा करके बैठता हूँ, तो जितने बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, राम राम जी कह करके ही गुजरते हैं। तो राम राम कहना हमारी आदतों में शामिल है, हमारी दिनचर्या में शामिल है। जी। तो राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये बताने की और कहने की जरूरत ही नहीं है कि लोग एक्चुअल में किसके प्रति थैंकफुल हैं। तो वो अपना काम करेंगे जब अवसर आएगा। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है मेरे दर्शकों को, और मेरे शो के लिए आपने स्पेशल समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।